बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट पे आते हैं हम। चैप्टर नंबर 34 के पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। तो जो जो सेकंड पार्ट में सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, अब ये होती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है कि आपके पास इसकी डेफिनेशन सबसे पहले लिखी हुई है। इट इज़ द सेलुलर इंजेक्शन ऑफ दी ऑफेंडिंग। आपके पास जो एजेंट होते हैं ना, उनकी जो आपके पास एजेंट्स आए हैं बाहर से, तो उनकी आपके पास इंजेक्शन करना है। अभी सिर्फ इंजेक्शन होगी, यानी कि आपके पास उनको सेल के अंदर लेकर आना। ठीक है, तो मतलब सेल के अंदर ऐसे आपके पास एंडोसाइटस होती है, एक्सोसाइटोसिस होती है। तो एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है कि उसको अंदर लाना, फैगोसाइटोसिस। दूसरी होती है आपके पास पिनोसाइटोसिस, यानी कि वाटर को, लिक्विड्स को लाना। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस करवानी है सबसे पहले, यानी कि सेल के अंदर जो आपके पास मैक्रोफेज हैं, लाइक आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं, आपके पास मैक्रोफेज हैं, तो उसके अंदर लेकर आना है। तो उसके अंदर आपने आपने उसके अंदर लेकर आना है। तो उसके अंदर लेकर आने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हमने देखना होता है। आपके पास पहले तीन कंडीशन होती हैं। पहले तीन कंडीशन में से पहली जो कंडीशन है वो आपके पास ये है कि आपके पास जो जो सरफेस होनी चाहिए, जो सरफेस होना चाहिए सेल की, जो आपके पास जिस पे इन्वेट करने लायक बैक्टीरिया की, वो आपके पास क्या होनी चाहिए, वो आपके पास होनी चाहिए रफ होनी चाहिए। अगर स्मूथ सरफेस है तो आपके पास अटैक नहीं कर सकते ये सही तरह। तो आपके पास क्या होती है, वो सरफेस आपके पास जो है वो रफ होनी चाहिए। तो ये सबसे पहली कंडीशन है कि सरफेस रफ हो। ठीक है, फैगोसाइटोसिस करवाने के लिए। सेकंड पे आपके पास कंडीशन ये है कि आपके पास जो प्रोटीन की कोट होती है, अक्सर आपके पास जिन पे इन्वेट करना होता है, तो वो प्रोटीन की कोट ना हो। अगर प्रोटीन की कोट होगी तो फिर आपके पास मसला होगा फैगोसाइटोसिस करवाने में। तो प्रोटीन की कोट ना हो, ये आपके पास दूसरी कंडीशन होगी। नंबर थर्ड पे आपके पास क्या बात आ जाती है, नंबर थर्ड पे आपके पास ये बात आ जाती है कि जो उसके पास एंटीबॉडीज़ हैं, अगर उन्होंने अटैक करना है तो उनको हेल्प करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं कि एंटीबॉडीज़ ने जाके अगर अटैच होना है, मतलब ये आपके पास सिस्टम है जिसमें आपके रिसेप्टर सेल्स लगे हुए हैं। अब इनके साथ जाके क्या होती हैं, एंटीबॉडीज जाके अटैच होती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा एक एक आपके पास जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको कहते हैं C3 रिलीज होता है, जो आपके पास रिसेप्टर के साथ जाके फैगोसाइटोसिस मेम्ब्रेन की रिसेप्टर के साथ जाके अटैच हो जाता है। आप इसको अगर आप डायग्रामेटिक हम देखें तो आपके पास था जिसमें इन्वेट करना था, ये आपके पास फॉरेन मटेरियल था, इसके साथ आपके पास लगे हुए हैं ये इसके इसके अपने रिसेप्टर हैं, ये आपके पास एंटीबॉडी जाके लगी हुई हैं। तो अब एंटीबॉडीज आपके पास क्या करवाती हैं, C3 रिलीज करवाएंगी। C3 रिलीज होगा तो आपके पास फैगोसाइटोसिस की जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ जो रिसेप्टर लगे हुए हैं उस पर आपके पास जुड़ने में आसानी पैदा करेंगी। तो ये आपके पास तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन पे सरफेस आपके पास स्मूथ होने चाहिए। नंबर टू पे प्रोटीन की कोट नहीं होनी चाहिए। नंबर थ्री पे एंटीबॉडी जो आपके पास रिएक्ट करती हैं आपके पास C3 रिलीज करेंगे, जिससे रिसेप्टर में अटैच होने में आसानी मिलेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं जाहिर फैगोसाइटोसिस करवाने के लिए। आपने पहले पढ़ लिया फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन, सेलुलर इंजेक्शन है। उसके बाद तीन कंडीशंस पढ़ ली। देन जो आती है आपके पास एक न्यूट्रोफेज की फैगोसाइटोसिस होती है, आपके पास मैक्रोफेजिस की, यानी कि मोनोसाइट्स की। अब जो न्यूट्रोफिल की फैगोसाइटोसिस क्या होती है वो हम डायग्रामेटिक पढ़ सकते हैं आराम से, और मैक्रोफेज की क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। अब जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स की होती है फैगोसाइटोसिस, वो ये होती है, सबसे पहले आपके पास आता है जो आपके पास एक बायस है फॉरेन मटेरियल है, उसमें आपके पास ये इसके आप अपने मतलब जो वो लगे होते हैं। ठीक है, केमिकल्स लगे होते हैं, रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास होते हैं एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसके साथ एंटीबॉडीज़ आके लगती हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ आपके फैगोसाइटोसिस करवाने में आपके पास स्पीडअप कर देते हैं फैगोसाइटोसिस। ठीक है, क्यों स्पीडअप करती हैं, आपके पास जो केमिकल्स रिलीज करती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जाके अटैच हो सकें रिसेप्टर से। अब ये आपके पास जैसे ही आपके पास फॉरेन मटेरियल से खरीद आता है तो आपके पास ये करती है फोल्डिंग बना लेती हैं उसके इर्द गिर्द। फॉरेन मटेरियल के इसको इर्द गिर्द से आकर आपके पास एक कैविटी बन जाती है, चैम्बर बन जाता है, और इर्द गिर्द से आपके पास आके सराउंड करती है, स्यूडोपोडियम्स बना लेती हैं, स्यूडोपोडियम। तो ये रिसेप्टर्स आपके पास रिसीव कर ले एंटीबॉडीज को, ये आपके पास जाके अटैच हो गया। अब अटैच हो गए तो आपके पास अंदर जाके ये आपके पास एक वैक्यूल के अंदर आ गए। जैसे ही वैक्यूल के अंदर आ गए तो उसको कहते हैं फैगोसोम्स। फैगोसोम्स में फैगोसाइटिक वेसिकल, फैगोसाइटिक वेसिकल इसे कह रहे हैं क्योंकि आपका अभी अभी फैगोसाइटोसिस हुई है, यानी कि अंदर आए हैं फैगोसाइटोसिस, सेलुलर इंजेक्शन हुई है, अभी अभी डाइजेशन नहीं हुई, सिर्फ इंजेक्शन हुई है, अभी तक सिर्फ अंदर आए हैं, इंजेस्ट हुए हैं, इसे कहते हैं फैगोसोम्स। ये अभी तक फ्री फ्लोटिंग है। देन आपके पास क्या होता है कि लाइसोसोम्स बड़े होते हैं, जिसके अंदर मतलब इसके बारे में बात करते हैं कि आगे प्रोटोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, जो आपके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम, प्रोटोलिटिक एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन करवाते हैं, और आपके पास इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसको आपके पास तोड़ देते हैं और डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आपके पास डाइजेस्टिव पार्टिकल साथ में टिश्यूज़ में या लिम्फ में आपके पास अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आपके पास जैसे ही आपके पास लाइसोसोम और आपके पास ये जो चैम्बर है जिसके अंदर आपके पास फॉरेन मटेरियल है, जैसे ही आपके पास एक दूसरे के अंदर जाकर कंबाइन होगा तो इस वेसिकल जो बनती है इसको कहते हैं डाइजेस्टिव वेसिकल। यानी कि ये थी फैगोसाइटोसिस, अभी फैगोसाइटोस हो रहा है, ये आपके पास डाइजेस्टिबल हो गया, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो डाइजेशन होगी, आपके पास कहते हैं डाइजेस्टिव वेसिकल, या इसका दूसरा नाम है फैगोलाइसोम कहते हैं। एक तो फैगोसोम थी, तो
लाइसोसोम्स हैं तो फेगोलाइसोम्स कहते हैं, फेगोलाइसोसोम्स। तो ये बात आपके पास न्यूट्रोफिल के एक्शन में होगी कि न्यूट्रोफिल कैसे एक्शन करेंगे। आपके पास एक्शन करेंगे सबसे पहले आपके पास फेगोसाइटोसिस करवाएंगे, स्यूडोपोडिया बनाएंगे, इर्द गिर्द आएंगे, ठीक है। देन जो आपके पास आगे क्या होगा कि आपके पास ये फेगोसोम बन जाएगा जो फेगोसाइटिक वेसिकल्स कहलाती है। देन जो आपके लाइसोसोम्स आएगा, लाइसोसोम्स आकर आपके पास डाइजेस्टिव वेसिकल बनाएंगे जिसे हम फेगोलाइसोम्स लाइसोसोम्स भी कहते हैं। तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपके पास ये चीज़ होने के बाद आपके पास क्या होगा कि ये आगे जाकर आपके पास एक्सोसाइटोसिस करवा देंगे मटेरियल की, जो आपके पास बाहर चला जाएगा। अब ये कितने कर सकते हैं, आपके पास 3 to 20 बैक्टीरिया कर सकते हैं, यानी कि इसकी अमाउंट कम होती है आपके करने की। मैक्रोफेज भी इसी तरह एक्शन करते हैं, लेकिन इनका जो आपके पास लार्ज सेल्स को लाइक रेड ब्लड सेल्स को भी आपके पास इंजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, फैगोसाइटोस कर सकते हैं। और आपके पास जो बैक्टीरिया है वो आपके ज़्यादा अमाउंट में बैक्टीरिया भी आपके पास फैगोसाइटोस कर सकते हैं। अब एक वजह से फैगोसाइटोसिस होगी, जो आपके जो चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं कि कैसे होता है कि डाइजेस्टिव वेसिकल बनता है, आपके पास ये चीज़ें होती हैं। अब सिर्फ एक बार बताने के लाइसोसोम्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर तो आपके पास लाइसोसोम्स हैं, आपके पास उसके तमाम सेल्स के उनके अंदर तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास है मैक्रोफेजेस के, उनके अंदर स्पेशल चीज़ होती है। लाइक अब मैक्रोफेज का काम है क्योंकि बड़े सेल्स को आपने इंजेस्ट करना है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस है जो आपके पास ट्यूबरकुलोसिस करवाता है। उसके अंदर आपके पास क्या होता है, थिक लेयर होती है लिपिड की। अब उसके अंदर थिक लेयर और लिपिड होती है, तो उसके अंदर हमने जाहिर है लिपिड की थिक लेयर को हमने तोड़ना है, ठीक है, खत्म करना है। तो वो क्या करेगा कि आपके पास मैक्रोफेजेस के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, लाइक लाइपेजेस होते हैं, जो आपके पास थिक लेयर को तोड़ते हैं, ठीक है। तो लाइपेजेस इसके अंदर खास तौर पे होते हैं, और बाकी जो आपने जनरल बताने ऑक्सीडेटिव होते हैं, आपके पास प्रोटियोलिटिक होते हैं, ये चीज़ें बता देनी बस। देन जो आपके पास न्यूट्रोफिज मैक्रोफेज है, आपके पास बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या लिखा है, बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि प्रोटीन कोट होती है, तो बैक्टीरिया को किल करने के आपके पास बैक्टीरिया सीडल एजेंट होते हैं। एक तो बैक्टीरियल सीडल होते हैं, दूसरे होते हैं बैक्टीरियल, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम। तो बैक्टीरियल सीडल जो मतलब एजेंट्स होते हैं जो किल कर देते हैं बैक्टीरिया को, सुसाइड करवा देते हैं। तो ये चीज़ होते हैं, उसमें आपके पास ऑक्सीडेटिव एजेंट्स होते हैं, और कुछ जो आपके पास एंजाइम होता है वो आपके पास लाइसोसोम्स में कुछ होते हैं पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स आपके पास मेन जो इसका फंक्शन होता है आपके पास ऑक्सीडेशन करवाना होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो लाइक H2O2 and O2 और आपके पास एक और होता है जो आपके पास सॉरी इसमें हाइड्रोक्सल आयन होता है। एक तो होता है H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक तो O2, ठीक है। और आपके पास दूसरा होता है हाइड्रोक्सल आयन्स होते हैं। फिर आपके पास माइलो पेरोक्सीडाइज होता है, लाइक आपके पास आप रिएक्शन करवाते हैं H2O2 और Cl नेगेटिव, तो ये आपके पास बना देते हैं हाइपोक्लोराइड बना देते हैं, ये बना देते हैं हाइपोक्लोराइड बना देंगे। H2O2 प्लस जो आपके पास Cl नेगेटिव होता है वो आपके पास काम देता है हाइपोक्लोराइड बना देंगे, माइलो पेरोक्सीडेज कहलाते हैं, और ये आपके पास जो आपके पास रिएक्ट करते हैं, जो भी आपके पास ये तमाम होते हैं। तो अब इसके अंदर एक बार छोटा सा रिव्यू लेते हैं। फैगोसाइटोसिस में क्या था कि सबसे पहले आपने डेफिनेशन बना दी, सेलुलर इंजेक्शन होता है आपके पास सेलुलर इंजेक्शन होता है आपके पास, जो आपके पास फॉरेन मटीरियल होते हैं। उसके अलावा 3 कंडीशन होते हैं, आपके पास जो सर्फेस होनी चाहिए वो रफ होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आपके पास प्रोटीन की कोट नहीं होनी चाहिए बैक्टीरिया पर, वरना मुश्किल होगी। नंबर 3 पे आपके पास एंटीबॉडी जैसे आपके पास अटैच होती हैं, तो फैगोसाइटोसिस को आपके पास एक्टिवेट करते हैं, एक्सीलरेट करवा देती हैं, स्पीड अप करवा देती हैं, और आपके पास रिसेप्टर के साथ जाके ज्वाइन करती हैं। C3 मॉलिक्यूल रिलीज होता है आपके पास कंप्लीमेंट कास्केड से, जो आपके पास रोल अदा करता है, हेल्प करता है फैगोसाइटोसिस को स्पीड अप करने में। आपके पास उसके बाद हमने बताया कि 2 तरह के होते हैं, एक होता है न्यूट्रोफिल्स का, होता है मैक्रोफेजिस का। न्यूट्रोफिल्स के हमने बता दिया कि आपके पास ये डायग्राम्स हमने पढ़ लिया कि इसके सबसे पहले आपके पास क्या होता है, फैगोसाइटोस आएगा, तो आपके पास स्यूडोपोडियास बनाएंगे। देन जो आपके फैगोसोम्स बनेगा, आपके पास ऐसे प्रोटियो आपके पास कहते हैं फैगोसाइटिक वेसिकल कहते हैं। आपके पास लाइसोसोम्स आएंगे, लाइसोसोम्स में क्या कहते हैं, तमाम में प्रोटियोलिटिक होते हैं, लेकिन मैक्रोफेजिस के अंदर आपके पास लाइपेसेस होती हैं। तो आपके पास डाइजेस्टिव वेसिकल बना देंगे, फैगोलाइसोसोम्स बना देंगे। फिर आपके पास एक्सोसाइटोसिस से जो डाइजेस्टिव मटेरियल है जो आपके पास जो वेस्ट हो गए हैं वो आपके पास बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपके पास एक्शन होता है। मैक्रोफेजेस आपके पास सिर्फ 100 ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर सकते हैं, और लार्ज बैक्टीरिया को भी लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी इंजेस्ट कर सकते हैं। फिर हमने ये प्रोसेस पढ़ लिया। फिर आपके पास जो एंजाइम होता है वो पढ़ लिया। फिर बैक्टीरिया के अंदर आपके पास क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है, उसको आपके पास डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास ऑक्सीडेटिव एजेंट्स होते हैं, पेरोक्सिसोम्स होते हैं, जो आपके पास और एंजाइम रिलीज करवाते हैं। तो ये आपके पास सारे एक्शन। फिर माइलो पेरोक्सीडेज होते हैं जो H2O2 Cl नेगेटिव बनाकर आपके पास हाइपोक्लोराइड बनाकर आपके पास एक्शन में रोल अदा करते हैं। इसलिए अब बात करते हैं रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स की, जो बहुत इंपॉर्टेंट SCQ भी है, और इसका मतलब लाइक पूरा 5 मार्क्स का नहीं आता, लेकिन इसका डेफिनेशन आ जाएगी, फिर आ जाएंगे कहाँ कहाँ होते हैं, MCQs में आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले से लेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसको अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होते क्या है। रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल जो आपके पास बेसिकली जो मोनोसाइट और आपके पास जो न्यूट्रोफिल्स है, इनका कम्बिनेशन ही होता है, ठीक है। ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिलिक आपके पास वही सिस्टम ही होता है। इसको हम जनरल रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स भी कह सकते हैं। लेकिन रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल में क्या होता है कि आपके पास एक तो होता है न्यूट्रोफिल्स,
देन जो है आपके पास जो फिक्स्ड जो आपके पास मैक्रोफेजेस होते हैं लाइक मोनोसाइट जो मैक्रोफेज बन जाते हैं आपके पास। और फ्री जब मोबाइल के तो मोबाइल आपके पास जो है ना आपके पास मैक्रोफेजेस वो भी आपके पास मोबाइल यानी कि जो हरकत कर सकते हैं, ठीक है, जो गर्दिश कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका न्यूट्रोफेज जो है मोबाइल मैक्रोफेज जो है फिक्स्ड मैक्रोफेज प्लस आपके पास कुछ ना एंडोथीलियस सेल्स होते हैं। लाइक इसका नाम ही रेटिकुलो एंडोथीलियस सेल्स है। तो आपके पास एंडोथीलियस सेल्स होते हैं कहाँ कहाँ के, वो उसमें लिखा हुआ है कि आपके पास बोन मैरो के, स्प्लीन के, लिम्फ नोड के एंडोथीलियस सेल्स होते हैं। तो ये आपके पास जो सेल्स बनते हैं वो आपके पास मोनोसाइटिक स्टेम से बनते हैं, ये आपके पास पता होना चाहिए। ये चीज़ आपके पास यहाँ से कवर हो जाती है। आपके पास सिर्फ आपने उसके बाद बताना है कि इसको ना मतलब कि ये कहाँ कहाँ होते हैं, इसको हमने एक बार याद कर लिया। तो ये इसको मतलब अगर भूल जाए तो वैसे तो हम याद कर लें कि एस एल 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 और फिर एस, यानी कि ये आपके पास स्किन में होते हैं, आपके पास लीवर में, लंग्स में और आपके पास लिम्फ नोड्स में। लीवर में, लंग्स में, लिम्फ नोड में, देन यू हैव द स्प्लीन में होते हैं। तो अगर इस तरह याद रह जाए, जिस तरह भी याद रह जाए आपको बेआसानी हो, तो स्किन में जो होते हैं वो हिस्टोसाइट्स कहलाते हैं। मैक्रोफेजेस की बात करें यानी कि आपके पास मैक्रोफेजेस होते हैं लोकल जो आपके पास टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं, उसको हिस्टोसाइट्स कहते हैं। आपके पास यानी अगर सबकुटेनियस टिश्यूज़ है आपके पास, यानी कि ऐसा टिश्यू जो आपके पास सबकुटेनियस है, जो बाहर आपके पास फील कर सकते हैं, तो उसमें अगर पाए जाएंगे, तो अगर उस पर इन्फेक्शन होगा तो आपके पास ये वाले जो मैक्रोफेज होंगे जो आपके पास स्किन के इधर पाए जाएंगे, वो आपके पास एक्शन में आपके पास एक्शन प्ले करेंगे और रोल अदा करेंगे। अगर आपके पास हम उसके बाद बात कर लेते हैं लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स में ये बात की गई है कि लिम्फ नोड में अगर आपके पास ब्लड से ब्लड से रिलीज होकर टिश्यूज में आएंगे, टिश्यूज में लिम्फ में जाएंगे, लिम्फ में आकर आपके पास दोबारा मैक्रोफेजेस क्या कर देंगे, आपके पास जो फॉरेन मटेरियल उनके आपके पास फैगोसाइटोसिस करवा देंगे, उनको आपके पास उनसे फाइट करेंगे। आपके पास सबसे पहले आएंगे टिश्यू से एफरेंट लिम्फेटिक्स में आएंगे, एफरेंट लिम्फेटिक्स हैं, फिर आपके पास मेडुलरी साइनसिस बने हुए साइनसिस हैं, ठीक है। अब इनके इर्द गिर्द आपके पास लाई कर रही होती है, यहाँ पे आपके पास फैगोसाइटोसिस करवा देंगे। उसके अलावा आपके पास जो इफेरेंट आपके पास लिम्फेटिक्स है, वहाँ से रिलीज होकर वीनस ब्लड में चले जाएंगे। तो ये बात की गई। इसके आपके पास मेडुलरी साइनसिस के इर्द गिर्द ही आपके पास मैक्रोफेज पाए जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास हम बात करेंगे लंग्स में भी होते हैं, लीवर में भी होते हैं। अब लंग्स जो है आपके पास ऐसा सिस्टम है लाइक एयर से हम नोज से या फिर माउथ से आप सांस लेंगे तो आपके पास सबसे पहले कहाँ जाते हैं, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स आपके पास एल्विलाई में जाते हैं। तो एल्विलाई के इर्द गिर्द में आपके पास सेल्स होते हैं जो आपके पास फॉरेन मटेरियल को आपके पास उनके 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 साथ कंपैक्ट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो तरह के आपके पास हो सकता है सिस्टम हो सकते हैं। अगर तो वो डाइजेस्टिबल हो गए हैं, डाइजेस्टिबल हो सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स बनकर आपके पास लिम्फ में एंटर हो जाएंगे। लेकिन अगर नॉन डाइजेस्टिबल है तो उनके इर्द गिर्द आपके पास कैप्सूल बना लेगा। लाइक अगर आपके पास डाइजेस्टिबल हो गए तो वो लिम्फ में चले जाएंगे, लेकिन नॉन डाइजेस्टिबल है, ये फॉरेन मटेरियल आया तो इसके इर्द गिर्द जो है आपके पास जो मैक्रोफेज है वो आपके पास एक कैप्सूल बना देंगे। कैप्सूल बनाकर वो फिर आपके पास उसको भेज देंगे ताकि वो ज़्यादा आपके टॉक्सिन रिलीज ना करे और बाकी दूसरे टीचर्स को आपके पास इफेक्ट ना करे। तो ये आपके पास मतलब किस के आपके पास मतलब अगेंस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर सिलिका आ जाए, डस्ट मटेरियल आ जाए या फिर इवन कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाए तो आपके पास कार्बन के पार्टिकल्स आ जाएँ, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन के पार्टिकल्स आ जाएँ, ट्यूबरकुलोसिस बैसिलाई, देन यू हैव द सिलिका, डस्ट पार्टिकल एंड कार्बन। तो आपके इसके जो फाइट करने में आपके पास क्या कहते हैं, कैप्सूल बना देते हैं। फिर आपके पास आते हैं मैक्रोफेजेस। अब मैक्रोफेजेस के बाद इस तरह कर लेते हैं। मैक्रोफेज में क्या होता है कि कफलर सेल्स, लाइक आपके पास अगर लीवर है ना, सीन ये होता है कि लीवर में भी आपके पास होते हैं, लीवर में होते हैं कफलर सेल जो आपके पास इनके खिलाफ आपके पास एक्शन आपके पास करते हैं। तो लीवर सेल्स में ये होता है कि लीवर सेल्स में आपके पास गट में जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आपके पास क्या होते हैं, जाहिर आपके पास फूड आता है वो इंजेस्ट होगा और फिर वो पार्टिकल आपके पास इसमें आपके पास उसमें जाते हैं, ठीक है। तो आपके पास वहाँ से जाएंगे जो जाहिर जब जो ब्लड है वहाँ से फिर आपके पास पोर्टल सिस्टम में जाएगा। पोर्टल यानी कि लीवर में जाता है सबसे पहले, लीवर हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, फिर वहीं लीवर से आपके पास जाता है, आपके पास पोर्टल वेन से आपके पास जाता है। तो पहले लीवर में आएगा। लीवर में क्या होता है, लीवर में आपके पास साइनसिस बने होते हैं। साइनसिस में आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कफलर सेल्स होते हैं। कफलर सेल्स होते हैं, वो आपके पास क्या कहते हैं, उनके वो आपके पास मैक्रोफेजेस होती हैं और आपके पास यानी कि इन मैक्रोफेजेस को हम कफलर सेल्स कहते हैं और ये फिल्ट्रेशन में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जब इनसे पास होकर आपके पास जनरल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएगा। अब इसका मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, आप भी बना सकते हैं। लाइक पहले इंजेस्ट होंगे फूड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल मिकोजा के थ्रू, फिर मिकोजा के सेल्स के थ्रू आपके पास पोर्टल सिस्टम में जाएंगे, यानी कि आपके पास गट सेल्स है ना, उसके पहले पोर्टल सिस्टम में जाएंगे, हेपेटिक पोर्टल वेन, फिर आपके पास वहाँ से जाएंगे लीवर साइनोड्स में, लीवर साइनोसिस में जहाँ आपके पास मैक्रोफेज होते हैं उनको कफलर सेल्स कहते हैं। कफलर सेल्स से जनरल सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाएंगे जहाँ पे आपके पास टाइम लगेगा 0.01 सेकंड लगेगा। उसके बाद लास्ट में जो मैंने बताया था, जिस तरह निमोनिया से बताया था, आपके पास स्किन,
आपके पास लंग्स ले लें, आप लिम्फ ले लें, आप यहाँ से आप लंग्स ले लें, आप लीवर ले लें, फिर आपके पास ऐसे सप्लीन ले लें। तो सप्लीन की बात करें, सप्लीन में क्योंकि हमारे पास लिम्फ नोड की अगर पहले बात की तो लिम्फ नोड में आपका लिम्फ गुजरता है, लेकिन सप्लीन में आपके पास ब्लड गुजर रहा होता है। तो ब्लड में से भी आपके पास आपके पास लास्ट जो आपके पास बचा है यही बता है कि ब्लड में से आप फिल्ट्रेट कर लें। अब ब्लड में से फिल्ट्रेट करने के लिए सप्लीन होता है। सप्लीन में दो तरह के पल्प होते हैं, रेड पल्प होता है वाइट पल्प। अब इसमें रेड पल्प आपके पास काम लेगा। अब किस तरह लेगा, हमने यही बातें जो नीचे लिखी हैं डायग्राम से अगर पढ़ लें कि आपके पास ये जो आर्टरी होती है ये होते हैं सप्लीनिक कैप्सूल। सप्लीनिक कैप्सूल से आपके पास आर्टरी होती है, स्मॉल आर्टरी, वो आपके पास जाएगी पल्प में जाएगी, ये सप्लीनिक पल्प होता है। सप्लीनिक पल्प में जाके कैपिलरीज में जाके डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पे होता है रेड पल्प, यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाएगी, बाहर निकल आएगी आपके पास। और यहाँ पे आपके पास होती हैं, इसको कहते हैं इसको यहाँ पे कैपिलरीज हैं। और ये आपके पास वीनस साइनोसाइड है यहाँ पे, इसके इर्द गिर्द इसके इर्द गिर्द और इसमें भी इर्द गिर्द आपके पास लाइन विद मैक्रोफेजेस होती हैं, जो आपके पास जो फॉरेन मटीरियल होता है उससे आपके पास कर लेते हैं। तो हमने यही पढ़ना है कि आपके पास कहाँ जाएगा, रेड पल्प में जाएगा, स्मॉल आर्टरी जाएगी, कैपिलरीज में जाएगी, वीनस साइनोसाइड में जाएगी, और आपके पास साइनोसाइड के मैक्रोफेज होंगे। बस इतना लिख देना, इतना सारा नहीं लिखना होगा उस टाइम, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आपके पास रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स आपके पास ये हो गया। तो आगे बात करते हैं इसकी कि आपके पास लाइन ऑफ डिफेंस क्या क्या होता है। ये बस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मतलब इसको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब लाइन ऑफ डिफेंस की बात कर लेते हैं। लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे पास यह था कि पहली लाइन ऑफ डिफेंस क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, एंड आपके पास बाकी क्या होंगी। अब लाइन ऑफ डिफेंस में जो आपके पास इसको जल्दी से कर लेते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास कौन रोल अदा करेगा, सेकंड में कौन। अब जब सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस होती है जो आपके पास इन्फेक्शन के थ्रू आप इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगी, वो आपके पास होती हैं जो लोकल आपके पास मैक्रोफेजेस होती हैं ना, जो पड़े होते हैं सेल के अंदर, वो आपके पास एक्टिवेट होते हैं। लोकल मैक्रोफेजेस का सीन ये है कि आपके पास, क्योंकि हमें पता है कि मोनोसाइट आपके पास जैसे ही टिश्यू के अंदर आते हैं आपके मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैक्रोफेज के अंदर कन्वर्ट होते हैं तो आपके पास फिक्स हो जाते हैं टिश्यूज के साथ। कुछ होते हैं मोबाइल, कुछ होते हैं फिक्स्ड हो जाते हैं आपके पास टिश्यूज के साथ। अब जैसे ही आपके पास वायरस अटैक होगा, इन्फेक्शन आएगा, इन्फ्लेमेंट होंगे, तो आपके पास ये एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो एक्टिवेशन होती है लोकल की होती है। हम इन लोकल को हमने अभी रेटिकुलर एंडोथेलियल सेल्स में पढ़ा है, वो जिंग वाले लोकल्स हैं। लाइक हिस्टोसाइट्स हैं आपके पास लीवर्स में है, तो ये कफलर सेल्स हैं, ये आपके पास एक्टिवेट होते हैं। ये आपके पास बनाते हैं पहली लाइन ऑफ डिफेंस, और ये आपके पास काम करते हैं फर्स्ट वॉर में काम करते हैं। सेकंड जो लाइन ऑफ डिफेंस है इसका हम सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लें। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमें क्या बताएंगे, हम बताएंगे इसमें होते हैं आपके पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आपके पास एक्टिवेट होते हैं। अब न्यूट्रोफिल्स कैसे आएंगे, वो आपके पास आते हैं साइटोकाइनेसिस जो होती है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। साइटोकाइनेसिस आपके पास यानी कि कीमोटैक्सिस मटेरियल होता है, इंटरल्यूकिन 1 होता है। तो ये आपके पास ये वो चीज़ें जो उसको आपके पास कीमोटैक्सिस करवाती हैं, आपके पास इसको मतलब अपने अटैक करती हैं, ठीक है। तो ये आते हैं। उसके अलावा ये इनके प्रोसेस क्या होता है कि आने का, इसका हम यहीं से पढ़ लेते हैं। एक पहला होता है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन का मतलब ये होता है कि आपने इन्हें मार्जिन के साथ अटैच करना है। अब इस पे एंडोथेलियल सेल्स हैं, आपके पास कैपिलरी की वाज है, आपके पास टिश्यू है। अब इन एंडोथेलियल सेल्स पे एक तरह के आपके पास दो तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है आपके पास जो सिलेक्टिंग होता है, सेकंड वन आपके पास इंट्रासेलुलर एडिजन मॉलिक्यूल्स आपके पास जो वन होते हैं, ठीक है। तो इसका आपके पास रिसेप्टर होता है, और इसका आपके पास क्या होता है, इस तरह के बन होते हैं, इस तरह के गोल गोल होता है, ठीक है। तो ये वन होता है। दूसरा जो आपके पास इसके ऊपर लगे होते हैं वो आपके पास इंटेग्रिन जो आपके पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास अटैच होते हैं। एक होता है आपके पास एंडोथेलियल सेल्स में आपके पास लगा होता है सिलेक्टिन, आपके पास दूसरा लगा होता है इंटरसेलुलर एडिजन मॉलिक्यूल्स 1, और आपके पास जो उसके ऊपर न्यूट्रोफिल्स के ऊपर लगा होता है वो उसे कहते हैं सिलेक्टिन, उसे कहते हैं आप इंटेग्रिन कहते हैं। तो यहाँ के मार्जिनेशन कहते हैं, मार्जिन के साथ अटैच करना। फिर दूसरा नंबर पर क्या होता है ओपनिंग, जो आपके पास एंडोथेलियल सेल के दरमियान ओपनिंग है, इसको लार्जिंग करना होता है। यानी कि एंडोथेलियल सेल के दरमियान जो अटैचमेंट है उसको बॉन्ड को लूज करना होता है, ये आपके पास ओपनिंग हो जाती है, ये आपके पास सेकंड प्रोसेस हो जाता है। नंबर 3 पे आपके डायपेटिसिस को एक्स्ट्रावेसेशन भी कहते हैं। एक्स्ट्रावेसेशन वैसे जनरल टर्म है जिसमें इस्तेमाल करते हैं, लाइक एक्स्ट्रावेसेट कर जाना, ब्लड कैपिलरीज है तो उसमें से मॉलिक्यूल्स का आपके पास टिश्यू के अंदर आ जाना, तो उसको एक्स्ट्रावेसेट कहते हैं, ठीक है। अब अगर वो चीज़ आपके पास डायपेटिसिस में इस्तेमाल होगी, ब्लड के लिए इस्तेमाल होगी, तो उसे हम डायपेटिसिस कहते हैं। इसलिए अगर हम ब्लड की बात करें तो डायपेटिसिस और एक्स्ट्रावेसेशन एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि कुछ पॉइंट का पहले चले जाना, कुछ पोर्शन का बाद में आ जाना, और आपके पास इस तरह से सेल का पार्ट होना, इसे डायपेटिसिस मूवमेंट ऑफ दी आपके पास movement of the neutrophils of the cells from the blood capillaries to the tissues through the endothelial cells, इसे ट्रांसलोकेशन, इसे हम कहते हैं डायपेटिसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने बता देना। और यहाँ पे नीचे यही बात लिखी है, न्यूट्रोफिल है क्या, तो न्यूट्रोफिल होते हैं 4000 to 5000 नॉर्मल न्यूट्रोफिल की अमाउंट होती है, यानी कि 62%। लेकिन आपके पास इसमें अगर जैसे इन्फ्लेम्ड एरिया आएगा तो आपके पास इनकी अमाउंट बढ़ जाती है, 15000 to 20000 बढ़ जाती है। जो आपके पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आता है वो आपके पास कौन होता है, फर्स्ट में थे आपके पास लोकल मैक्रोफेज, सेकंड में थे न्यूट्रोफिल्स। जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है ना वो आपके पास होते हैं जो मैक्रोफेज, जो मोनोसाइट होते हैं ना, जो ब्लड के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जो भी मैक्रोफेज नहीं बने तो वो होते हैं, उन्हें कहते हैं सेकंड मैक्रोफेज, यानी कि बाद में मैक्रोफेज बनना।
अब जो आपके पास सर्कुलेट कर रहे हैं या बोन मैरो के अंदर है, वो आपके पास क्या करेंगे, सर्कुलेट करेंगे, या फिर बोन मैरो के अंदर है वो आपके पास क्या करेंगे, टिश्यू के अंदर आएंगे। जैसे टिश्यू के अंदर आएंगे वो स्वेल करेंगे तो उनका डायमीटर वो बढ़ेगा, डायमीटर 60 to 80 माइक्रोमीटर तक हो जाएगा। जैसे वो 60 to 80 माइक्रोमीटर तक हो जाएगा, वो आपके पास मैक्रोफेज बन जाएंगे। मैक्रोफेज अब आपके पास एक्शन करेंगे अब इनके खिलाफ, जो इन्फ्लेम्ड एरिया है, जो फॉरेन मटीरियल है उनके खिलाफ। लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है और आपके पास इतनी कम अमाउंट में आपके पास मोनोसाइट रिजर्व में पड़े होते हैं कि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। और आपके पास मोनोसाइट को मैक्रोफेज बनने में आपके पास 8 आवर्स लगते हैं, तो आपके पास 7 days to 7 weeks ले जाता है ये प्रोसेस आपके पास इफेक्टिव बनने में। लेकिन एक बार ये प्रोसेस इफेक्टिव हो गया तो आपके पास बहुत काम करेगा। फिर आपने ये बता देना कि आपके पास जो मैक्रोफेजेस हैं आपके पास वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, न्यूट्रोफेज से लार्ज अगर मॉलिक्यूल्स है उसको भी आपके पास एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसके अंदर फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस जो होती है, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होता है कि फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, यानी कि मेनली न्यूट्रोफेज होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, और आपके पास जो मैक्रोफेजेस हैं यानी कि मोनोसाइट, उनकी जो बोन मैरो के अंदर सप्लाई पड़ी होगी ना उसको बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन बढ़ा, पहले तो हमने सप्लाई इस्तेमाल करी रिजर्व, लेकिन अब इनकी प्रोडक्शन ही बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। लाइक अगर ये थोड़ा सा बाद में आपके पास इफेक्टिव होता है, लाइक इसमें जिस तरह इसमें लिखा हुआ कि 3 to 4 days बाद होता है, लेकिन ये आपके पास काम तो करेगा ना। अगर बड़ा आपके पास इन्फेक्शन से आप लड़ रहे हैं तो उसमें आपके पास रोल अदा करेगा आपके पास मतलब उसे कम्पैक्ट करने में। तो ये आपके पास चौथा आपके पास रहता है कि बोन मैरो बढ़ा दो। पहली लाइन ऑफ डिफेंस थी लोकल जो आपके पास पड़े होते हैं मैक्रोफेजेस, वो आप उनसे आपके काम लें। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके पास ये होता है कि आप न्यूट्रोफिल से काम लें, वो कीमोटैक्सिस करवा के, फिर आपके पास मार्जिनेशन करवा के, फिर आपके पास आपके पास जो दूसरा होता है ओपनिंग को बढ़ा के, फिर डायपेडेसिस करवा के ये आपके पास आ जाए। ठीक है, फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आपके सेकंड माइक्रोफेज यानी कि आपके मोनोसाइट का इस्तेमाल करके आप मैक्रोफेज बनवाएं। ठीक है, लेकिन ये 8 आवर्स लेते हैं तो इफेक्टिव नहीं होता, कुछ दिनों बाद जाके इफेक्टिव होता है। फिर फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस में आप उनको ही बढ़ा दें, क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन को ही बढ़ा दें बोन मैरो के अंदर। अब इसके अंदर ये जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ पस, ये आपके पास वाइवा में भी पूछ सकते हैं पस क्या होती है, और या एमसीक्यू में भी पूछ लें आपसे पस क्या होती है, एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। तो पस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जाहिर है जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, जब वो आपके पास कंपैक्ट कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं आपके पास फॉरेन मटेरियल के साथ, तो क्या हो जाएंगे वो आपके पास आपके पास फाइटिंग में आपके पास डेड हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास वो खत्म हो जाएंगे। जैसे ही वो डेड होंगे तो उसके इर्द गिर्द आपके पास एक कैविटी बन जाती है, चैम्बर कैविटी बन जाती है। अब कैविटी के अंदर आपके पास क्या होते हैं, एक तो निक्रोटिक टिश्यूज हैं, जो टिश्यू आपके पास मर गए हैं, जो डेड हो गए फाइटिंग के दौरान, वो होंगे, या इन्फ्लेम्ड हो गए टिश्यूज हो गए। उसके अलावा आपके पास डेड आपके पास न्यूट्रोफिल्स होंगे, और आपके पास डेड माइक्रोफेजेस होंगे जो आपके पास, क्योंकि मैक्रोफेज बड़े होते हैं तो ये सारे के सारे नहीं मरते, लेकिन ऑल न्यूट्रोफिल्स तकरीबन डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस मिक्सचर को क्या कहते हैं, पस कहते हैं। बस ये बताना इस मिक्सचर को जिसमें आपके पास है नेक्रोटिक टिश्यूज हैं, जो हैव द आपके मोनोसाइट्स हैं, जो आप दी मैक्रोफेजेस हैं, तो आप डेड जो है इनको हम कहते हैं पस कहते हैं, जो कैविटी बन चुकी होती है। अब ये क्या होता है, जैसे ही पस बनती है इसके अंदर जो तमाम चीज़ें वो ऑटोलाइज हो जाती हैं, यानी कि खुद को फैगोसोम नहीं होती, लाइक ऑटोलाइज हो जाएंगे, उसका जो मटेरियल होगा वो साथ वाले लिम्फ में या सराउंडिंग टिश्यू में आपके पास चला जाएगा। तो ये आपके पास पूरा तकरीबन ओवरव्यू था मोर देन हाफ चैप्टर का, आपके पास 34 चैप्टर का। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।